अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और सबसे पहले आज की अहम खबर जो आप सुन चुके हैं, लेकिन हम आपको दोबारा इसलिए सुनवाना चाह रहे हैं कि हम आपको बताएंगे कि उसके पीछे असल स्ट्रैटेजी क्या है। आज अब्दाली मिसाइल का तजर्बा किया गया और ये ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला मिसाइल है। आपने इसकी प्रेस रिलीज देखी होगी। जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, 3 रेड लाइन हैं और एक ये है कि कराची का नेवल ब्लॉकेट करने की अगर इंडिया ने कोशिश की, कश्मीर में उसकी फ़ौजों ने अंदर घुसकर कुछ शहरों पर या कस्बों पर कब्जा करने की कोशिश की, या पाकिस्तान का इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो एक निज़ाम है अगर उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसका इंडिया ने ऐलान भी किया है, तो पाकिस्तान के लिए तीनों रेड लाइन है और इसका जवाब सख्त तरीके से दिया जाएगा। और आज जो प्रेस रिलीज ISPR ने जारी की है अब्दाली मिसाइल की लॉन्च के तजर्बे की, अब्दाली मिसाइल पहले भी तजर्बा किया जा चुका है, लेकिन उस वक्त इसकी जो रेंज थी वो 180 से 200 किलोमीटर थी। आज जो अनाउंसमेंट की गई है उसमें कहा गया कि 450 किलोमीटर इसकी रेंज है, लेकिन एक लफ्ज़ साथ इस्तेमाल किया गया है, एक्स इंडस। एक्स इंडस जो है ये बड़ा अहम मैसेज है जो इंडिया को दिया गया है, और उसके बाद दिया गया है जब इंडस रिवर सिस्टम को इंडिया ने चैलेंज किया है। और जो दिफाई तजज़ियाकारा हमारे ज़राए हैं जिन्होंने हमें इस बात की तस्दीक की है कि इसके पीछे जो मैसेजिंग है वो यही है कि इंडस बेसन रिवर के बारे में अगर इंडिया ने कुछ करने की कोशिश की तो उसका जवाब अब्दाली है। एक्स इंडस निज़ाम का ये हिस्सा है। तो एक्स इंडस एक्सरसाइज, इंडस एक अलग से वो हैं एक्सरसाइज जो जिसमें बहुत सारे ममालिक हिस्सा लेते हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स उसको अरेंज करती है, वो भी इसी साल हुआ था, लेकिन उसका ताल्लुक इसके साथ नहीं है। इस एक्स इंडस अब्दाली मिसाइल का जो तजर्बा किया गया है इसका ताल्लुक पाकिस्तान की जो आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है ASFC उसने किया है, और वो स्पेशल प्लानिंग डिवीजन के अंडर आता है। और इसमें बहुत वाज़ेह मैसेज है कि हमारे जो टेक्निकल या स्ट्रेटेजिक हमारे जो एसेट्स हैं वो इस मिसाइल के साथ उनका लिंक कैसे बनता है। अगर इंडस रिवर बेसन के निज़ाम को इंडिया ने ख़तरे में डालने की कोशिश की तो तीनों रेड लाइंस क्रॉस करने का पाकिस्तान ने उनको जवाब दे दिया है। और क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस पाकिस्तान ने बता दिया है आज अब्दाली के ज़रिए कि हम उसको परसू कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इस मिसाइल का तजर्बा किया जाना, जब इंडिया ने ये अनाउंस किया था कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानता, उसको उसने ख़त्म कर दिया है, ये जवाब देना इंडिया का ज़रूरी था, इसलिए ये दिया गया है। तो आज की हमारी अहम खबर यही है, और इसमें जो मैसेजिंग है वो इंडिया को मिल चुकी होगी। और मीर वाइस उमर फारूक कश्मीरी लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि पहलगाम वाक़े के बाद इंडियन फोर्सेस ने 2000 के करीब कश्मीरियों को हिरासत में लिया है। 1000 घरों में रेड किया गया है, 10 से ज़ायद कश्मीरियों के घरों को धमाका खेज मवाद से तबाह किया। और फिर उन्होंने ये कहा कि पहलगाम वाक़े से साबित हुआ, एक बार फिर साबित हुआ कि सबसे ज़्यादा नुकसान कश्मीरियों को ही पहुंचता है, और इस वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए। यही पूरी दुनिया कह रही है कि इस वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए। देखते हैं इंडिया इस पर क्या करता है, और करता भी है कुछ या खाली शोर मचाता है, क्योंकि अभी तक इंडिया को मीडिया में और इंटरनेशनल कम्युनिटी में बगैर सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने पर काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। और आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी टॉप स्टोरी होगी, एटमी हथियार सबसे मौसर जंगी दिफा। आप देख रहे हैं कि इस वक्त तक इंडिया की तरफ से थ्रेट्स के बावजूद अगर पाकिस्तान महफूज है तो उसकी वजह वही है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये एटमी प्रोग्राम शुरू किया, और नवाज शरीफ ने फिर 1998 में एटमी धमाके किए। तब से लेकर आज तक ये दिफा हमारे पाकिस्तान के दिफा की ज़मानत है। और इस पर हम बात करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। और हमारा आज का हॉट इशू होगा पाकिस्तान भारत कशीदगी में अमरीकी एंट्री। हम बात करेंगे प्रोफेसर आदिल नजम से, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स बॉस्टन में प्रोफेसर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के। और एडिटोरियल हमारा होगा आज का कि पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी में कमी आ गई है, इसकी वजूहत क्या है, और पाकिस्तान भारत जो कशीदगी इस वक्त उरूज पे है, ध्यान किधर है टेररिस्ट का या उनके बैकर्स का, इस पर हम आपको बताएंगे अपने एडिटोरियल में। हम आज की अपनी टॉप स्टोरी से बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी। आपके सामने सिचुएशन पाकिस्तान इंडिया की इस वक्त जो चल रही है, और लेटेस्ट हमें ये जो पता चला है कि बॉर्डर पे जो कशीदगी है इसके साथ साथ इंडिया कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को IMF और FATF की ग्रे लिस्ट में भी डलवाया जाए, IMF के साथ हमारा मुआहिदा जो है उस पर कोई रुकावट पैदा की जाए। लेकिन जो सवाल है और जो हमारी आज की टॉप स्टोरी भी है कि एटमी हथियार सबसे मौसर जंगी दिफा साबित हुआ है मौजूदा सूरत हाल में।
आप साबिक वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे क्या समझते हैं? आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स को भी चेयर करते रहे हैं, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है। आप बताएंगे ये वाकई एटमी हथियार ने डिटरेंस का रोल सही प्ले किया इस बार? नहीं, देखिए, एटमी हथियार होता ही डिटरेंस है। ये जब अमेरिका और सोवियत यूनियन था, वहाँ भी डिटरेंस था। अटैक का नहीं है। अटैक तो दोनों ख़त्म हो जाते हैं ना। ठीक है। तो उसके जो असरात हैं वो इतने गहरे और इतने ज़्यादा होते हैं, फिर कोई मुल्क भी जंग की नहीं सोच सकता। और अगर जंग हो भी तो वो लिमिट हो जाती है एक हद तक। ठीक, यानी वो जंग बढ़ नहीं पाती। 2019 में हुई थी। नहीं, वो तो हाँ, मसलन वो आगे नहीं बढ़ी। वो उनका इख्तियार गिर गया, बात खत्म हो गई, तो उससे आगे नहीं बढ़ती। ये उसका एक फायदा अभी होता जो सिचुएशन पहलगाम के बाद हुई है और जिस तरह इंडियन मीडिया ने अपने इंडिया की ख़ास तौर पे बीजेपी ने, सियासी जमातों ने इसको जिस तरह उठाया है, लग रहा था कि जंग हो जाएगी, पाकिस्तान पे हमला हो जाएगा। तो ये वॉर हिस्ट्री है जो क्रिएट किया गया, इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं मोदी के या बीजेपी के? ये उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स है। तो बीजेपी और मोदी साहब इस वक्त कमज़ोर हैं। अच्छा, पॉलिटिकली कमज़ोर हैं। जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, जो सब कुछ है, जो पिछले इलेक्शन का रिज़ल्ट आप देख लें, जहाँ वो पता नहीं 70% की बात कर रहे थे, रिज़ल्ट्स नहीं आए थे और वक्त के साथ कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो ये एक तरीका है, वहाँ पर भी ये माल बिकता है, एंटी पाकिस्तान का रेटरिक क्रिएट कर दें। आपको याद है लास्ट टाइम भी इलेक्शन में ये हुआ था, 19 वाला वाक़या बिल्कुल एन इलेक्शन के वक्त हुआ था। हालांकि उसके नेगेटिव फॉल आउट भी हुआ, लेकिन फिर भी उसके जो पॉजिटिव फॉल आउट था उनके लिए एंटी पाकिस्तान नैरेटिव का, कि वो बिक गया वहाँ पर। मोदी साहब काफ़ी नहीं, लेकिन इस वक्त जो उन्होंने किया है, एक जिस तरह उन्होंने इसको प्रोवोक किया है अपने अवाम को भी, और उनको जंगी जुनून में मुब्तला कर दिया है, और अगर जंग नहीं हो पा रही और इंडिया जो कहते हैं वो नहीं कर पा रहा, तो उससे उनका नेगेटिव फॉल आउट तो होगा पॉलिटिकली। ख़ासतौर पे कांग्रेस भी उन पर बहुत तनकीद कर रही है और सियासी जमातें भी तनकीद कर रही हैं। मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत पैदा हो गई है वहाँ पे मज़ीद, तो इससे तो ये इनके ख़िलाफ़ जाएगा, ये इन्होंने जो ड्रामा क्रिएट किया था। देखिए, वो तो असर हुआ है ना। उनका जो स्ट्रेटजी होगी यही होगी कि इससे हम कुछ हासिल कर लेंगे। उनको एक वहाँ पर एक टेररिज्म का वाक़या हुआ जिसकी कोई शख्स भी सपोर्ट नहीं कर सकता, उसको इस्तेमाल करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये सारा मामला शुरू कर दिया। और एक तो ये मुफाद के वोट में कुछ फ़ायदा मिल जाएगा, साथ साथ जो पानी का मायदा था उसको सस्पेंड कर दिया, इसको एक कॉज बनाकर। उससे शायद ये वहाँ समझा जाता है कि बहुत बड़ी एक कामयाबी है, बड़ा एक टफ स्टांस लिया है मोदी गवर्नमेंट ने। तो ये सब इंटरनल पॉलिटिक्स है। हक़ाइक़ सारा पाकिस्तान भी जानता है, इंडिया भी जानता है, दुनिया भी जानती है हक़ाइक़ क्या है। तो जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, आपके ख्याल में मोदी की ये स्ट्रेटजी नाकाम हो गई है? ये तो वक्त बताएगा। अभी भी आप समझते हैं कि कुछ चांसेस हैं? नहीं, वो देखिए, इंटरनल इफेक्ट्स और होते हैं, जो हम देख रहे होते हैं वो और होते हैं। मैंने कहा था 19 में उनका तैयारा गिर गया, एक बड़ी सुबकी हुई, वो उनका मनसूबा नाकाम हो गया, लेकिन वो पोलिंग स्टेशन पे फ़ायदा मिल गया। अभी आपके ख्याल में क्या होगा? क्योंकि अभी तो तैयारा तक बात नौबत भी नहीं आई, तो लग रहा है कि शायद ना आए। हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आए, लेकिन एक अनसर्टेनिटी तो है ना। और जितना टाइम गुजरेगा मोदी की पोजीशन कमज़ोर होती जाएगी। देखिए, ये हाँ, ये जो हमले का रिस्क है, चाहे वो फ़ज़ाई हो या ज़मीनी, जो 2-4 जगह हैं जहाँ पर हो सकता है, वहाँ पर बहुत रिस्की हो गया मेरे ख्याल में उनके लिए, क्योंकि हम उसका बिल्कुल एक मौसर जवाब दे सकते हैं। उसकी उनके लिए रिस्की ज़्यादा क्यों हो गया? अब फेलियर का चांस बढ़ गया। कुछ करेंगे कैसे? फेलियर के चांस उनका कैसे बढ़ गया? हमारी तैयारी की वजह? तैयारी होगी ना, हमें टाइम मिल गया। जब आपको टाइम मिल गया, जब आपको एक ख़तरा आपने एब्जॉर्ब कर लिया और आपने अपना तैयारी कर ली। नहीं, एक फ़र्क है 2019 में और अब में। आप ये कह, उस वक्त भी 10 दिन बाद उन्होंने हमला किया था, आज भी अभी भी 11 या 12 दिन हुए हैं। नहीं, उस वक्त हमले की तवक्को नहीं थी। अब तो वहाँ पर पूरा हमले की तवक्को ही नहीं थी। नहीं, हिस्टेरिया डेवलप किया गया ना उस वक्त, पूरा हिस्टेरिया डेवलप किया गया उस वक्त। लेकिन हमले की तवक्को उस वक्त नहीं हुआ, लेकिन कोई तवक्को नहीं थी। और हमला भी जो उसमें हुआ उसकी कम से कम तवक्को नहीं थी कि एक जहाज़ जिसको नज़र आ रहा है कि आगे जहाज़ हैं, अगले ने तैयारी की हुई है, तो वही कैफियत इस दफ़ा भी होगी। और अब हमारी जो कैपेबिलिटी है शायद उस पहले से उनकी भी थोड़ी बढ़ गई है, हमारी भी बढ़ गई है। हमारी किस तरह बढ़ गई? वो JC-10 की वजह से? नहीं, वो
अच्छा चलें आप मैं मेरे मुंह से मुनासिब नहीं है। अच्छा चले फिर वो कल वो चल रहा होगा कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये बात कर दी। नहीं, थोड़ा सा तो कौम को तो बताएं ना। नहीं, मैंने कह दिया, नहीं कौम को पता है, वो जिनका काम है बता चुके हैं। आप कह रहे हैं कि हमारी इस वक्त कैपेबिलिटी पहले से बढ़ गई है? जी, पहले से हर मामले मतलब 19 से हमारे पास आज कैपेबिलिटी ज़्यादा है, उनके पास भी बड़ी है, कोई शुबा नहीं है, लेकिन हमारे पास कैपेबिलिटी। और इंडिया को पता है ये बात? जी बिल्कुल, वो सब जानते हैं, हम भी जानते हैं उनको। अच्छा, इसमें अगर आप 2019 और आप कंपेयर आपने अभी किया है, तो ये बताइएगा कि इस दफ़ा पाकिस्तान ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया है, मीडिया फ्रंट पे हो या डिजिटल मीडिया हो या वैसे जो वॉर प्रिपरेशंस हैं, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया है, इन्फॉर्म किया है, आप मुतमईन हैं इस सारी स्ट्रेटजी से जो पाकिस्तान की है, या आप समझते हैं इसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश थी? देखिए, जो भी पाकिस्तान करता है इस मामले में सबको सपोर्ट करना पड़ेगा। 2019 में इवेंट के बाद हुआ था, ठीक है, जब वो जहाज़ गिर गया था तो ये खतरा था कि कोई मिसाइल अटैक पाकिस्तान के एयर बेसिस नहीं, जहाज़ से पहले उन्होंने बालाकोट पे हमला किया था ना। जी, वही था, अगले दिन जहाज़ हमला था, हमने उसका जवाब दिया। उसके बाद इवेंट के बाद खतरा पैदा हुआ था। ठीक है, बालाकोट से नहीं हुआ या हमारे जवाब से नहीं हुआ, जब उन्होंने ये सब कुछ, जब जहाज गिर गया उसके बाद, जब अभिनंदन को पकड़ लिया, तो हमने उस इवेंट को मैनेज किया। अच्छा, यहाँ पर हिंदुस्तान ने एक इल्ज़ाम लगा दिए, सस्पेंड कर दी ट्रीटी, हमने उसको मैनेज किया। ठीक है, तो उसको, इसकी मैनेजमेंट और किस्म की है, वो एक टोटली मिलिट्री मैनेजमेंट थी। इस तरह इसकी मैनेजमेंट जो है वो ठीक जा रही है आपके ख्याल में, या इसमें बेहतरी? आपको देखें, आपको एग्रेसिवली ये करना चाहिए, लेकिन आपको एक एग्रेसिव डिप्लोमेसी, और आप अपना केस लेकर सारे फोरम्स पे जाएं जो पानी की सस्पेंशन का है। ये ह्यूमन राइट्स का इशू है। पानी किसी मुल्क को इख्तियार नहीं है, और ये 60 साल पुराना अकॉर्ड है जिसपे मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ी सीरियस वायलेशन कभी हुई है। तो उसको आपने वहाँ पर लेकर जाना है, उसको एग्रेसिवली परसू करना है। दूसरा, जिस बात की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है, आपका दुश्मन आप पर उस वक्त हमलावर होगा जो आपके अंदर कमज़ोरी देखता है। हमें अपने घर को दुरुस्त करना है। आज हमारे मुल्क की सबसे बड़ी ज़रूरत ये है, ये मामला हो या ना हो, अगर आपने मुल्क को मजबूत करना है, अपने जो डिफरेंसेस हैं, जो इंतशार है, जो निफाक मुल्क में है, इसको ख़त्म करें। अच्छा, इंडस वाटर ट्रीटी की आपने बात की है, तो अभी तक उन्होंने सिर्फ अनाउंसमेंट किया कि हमने इसको हेल्ड इन अबेंस किया है। नहीं, उन्होंने हेल्ड इन अबेंस कर दी है, ठीक है, आज वो इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, इफेक्टिव नहीं है, तो अभी उन्होंने प्रैक्टिकली तो कुछ नहीं किया ना। तो क्या हम इस बुनियाद पे, जब उन्होंने सिर्फ अनाउंसमेंट की है और इन राइटिंग इन्फॉर्म नहीं किया पाकिस्तान की हाई कमीशन को या पाकिस्तान की हुकूमत को, तो हम इन राइटिंग कर दी? नहीं, हाई कमीशन को तो नहीं किया था, जब हाई कमीशन ने खत जारी कर दिया। अच्छा, तो अब हम उनके खिलाफ हर प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, बिल्कुल लीगल ग्राउंड बन गई। आपको जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए। ठीक, तो हम गए हैं, कुछ फोरम पे गए होंगे, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ गए, लेकिन उनको एग्रेसिवली परसू करना चाहिए। ठीक, अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए, उस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। वो तो देख रहे हैं हम कि मुसलसल, जी ठीक है, इंटरनेशनल से हो रही है बात। तो आपके ख्याल में इंडिया जो है इसमें जो चाइना का रोल रहा है इस वक्त, जो चाइना ने सबसे पहले बयान चाइना ने दिया कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, उसके बाद अमेरिका का बयान भी आया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि दोनों आपस में तय कर लेंगे। उसने कहा ये तो 1000 साल पुराना, बल्कि 1500 साल पुराना इशू है। इन दोनों फैक्टर्स ने इंडिया को मजबूर किया है कि वो अपनी स्ट्रेटजी को रीथिंक करे। ये मुमकिन है कि जब उन्होंने देखा कि उनको वो पजीराई नहीं मिली जो उनको तवक्को थी, क्योंकि बड़ा सीरियस इल्ज़ाम लगाया कि देखें एक दूसरे मुल्क ने आकर हमारे मुल्क में 28 हमारे शहरी मार दिए। सीरियस इल्ज़ाम है, हम भी लगा सकते थे, हमारे भी फौजी शहीद किए गए, ये जो जाफर एक्सप्रेस, बाकी भी मामलात होते रहते हैं जहाँ पर हमारे शहरी हमारे फौजी शहीद होते हैं, हम भी लगा सकते थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। और वहाँ पर शायद कुछ शहादतें मिल भी जाएँ कि वहाँ पर फंडिंग या हथियार वहाँ दिया गया, वहाँ पर कुलभूषण भी गिरफ्तार हुआ था। तो लेकिन हमने जिम्मेदारी का सबूत दिया, उस मामले को वहाँ पर नहीं लेके गए, हमने बात ज़रूर की, लेकिन हिंदुस्तान ने तो प्योरली अपने इंटरनल पॉलिटिकल मामलात के लिए इस मामले को इस्तेमाल किया। अच्छा, 2019 में जब ये वाक़या हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, बालाकोट वाला और अभिनंदन का, उसके बाद इन्होंने आर्टिकल 370 जो है उसको चेंज कर दिया अपने आइन का, और कश्मीर की वैली का स्टेटस उसने बदल दिया। अब आप क्या समझते हैं कि उस वक्त पाकिस्तान ने ना कोई उस पर इफेक्टिवली एहतजाज किया, ना कोई और काम किया? आपके ख्याल में अब कश्मीर के का जो स्टेटस है डिजोर जिसे कहना चाहिए या डिफेक्टो, वो बदल गया है या वही आर्टिकल 370 के बाद जो इंडिया ने तब्दीली उसमें की थी?
देखिए उन्होंने आर्टिकल बदल दिया। मेरी नज़र में हमारा रिस्पांस कमज़ोर था। ठीक, हमें उस वक्त वही करना चाहिए था, उससे भी आगे जाना चाहिए था जो इंडिया ने आज किया है। इंडिया ने बिला जवाज़ बग़ैर सबूत के उन्होंने ये इक़दाम उठाए हैं। आपके सफारतकार निकाल दिए, मायदा सस्पेंड कर दिया और दुनिया के सामने केस चलाना, अपना केस पेश करना शुरू कर दिया। आपके पास एक वाज़े वायलेशन थी यूएन की रेजोल्यूशंस की, और जो सारा मामलात कश्मीर के अभी तक हैं दुनिया के सामने, उनकी वाज़े वायलेशन थी, उसमें कोई दो राय थी नहीं। ठीक है, हमें अपना बॉर्डर सील कर देना चाहिए था, तमाम सफारतकार वापस बुला लेते। ये मेरी राय है, ठीक है, आप इख्तलाफ कर सकते हैं। तमाम सफारतकार वहाँ एम्बेसी बंद कर देते, फिर दुनिया नोटिस लेती कि जब दो एटमी ताकतें जो आपस में जंग लड़ चुकी हैं, एक नहीं कई, उनके मामलात जो हैं इस हद तक कशीदा हो जाएं कि वो सफारतकार भी बुला लें, उनका आपस में बातचीत ख़त्म हो जाए, फिर दुनिया नोटिस लेती, फिर दुनिया पूछती कि भाई हिंदुस्तान क्या कर रहा है। तो ये मेरा हमेशा इस बारे में ये मौक़िफ़ रहा है। नहीं तो उस वक्त फिर आपके ख्याल में ये बड़ी जो बातें आप कर रहे हैं आसान बातें हैं ना, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, तो आपके ख्याल में उस वक्त की क़यादत ने ये क्यों नहीं किया? ये उनकी अपनी सोच है, मैं उसे इख्तलाफ नहीं कर सकता। उनकी सोच थी, इख्तलाफ करना तो आपका हक है। मेरा ख्याल आपका सख्ती से आपको बहुत सख्त स्टांस लेना चाहिए था। तो गलती की ना, कमज़ोरी समझे, गलती समझे, जो भी है। तो क्या ये इस वक्त हम समझ सकते हैं कि उस गलती की करेक्शन हो रही है या हो जाएगी या हो सकती है? नहीं हो सकती। देखिए इस दफ़ा तो इंडिया ने इकदाम नहीं तो कर लिए ना, आप उसका जवाब दे रहे हैं, लेकिन एक दफ़ा कश्मीर का मसला तो फिर आ गया ना फोर फ्रंट पे। आप क्या पाकिस्तान आप यूनाइटेड नेशन में नहीं जा सकते? ना है ना, कश्मीर का मसला तो ना आया। अब आप तो यही बात कर सकते हैं कि वो रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट हो सकते हैं जी। उस वक्त इंडिया ने एक जारहाना कदम कश्मीर के मामले में उठाया था 19 में। आज इस बात को 6 साल हो गए। आज उस पर बात करने पे आपको वो पजीराई नहीं मिलेगी, ये आप ज़रूर करें। मैं ये नहीं कहता कि इसको ये खारिज बहस है, नहीं, लेकिन एक आप प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो सिचुएशन तो वही होगी ना जो 2019 में थी। अब कश्मीर में जो टूरिज़म था वो ख़त्म हो गया, वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट वो लेके आ रहे थे, वहाँ लोगों को ला के बसा रहे थे इंडिया पूरे से, वो सारा प्रोसेस रुक गया। तो उससे फ़र्क तो पड़ा है ना प्रैक्टिकली ऑन द ग्राउंड। आज उस वक्त जारहाना कदम जो था वो इंडिया का था। आज इंडिया मजलूम की सूरत में मौजूद है कि उसके शहरी के कत्ल हुए, वो हम पे इल्ज़ाम लगाता है। तो आज हम जवाबदेह एक किस्म का अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं कि भाई हमारा इससे ताल्लुक़ नहीं है, ये अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं। उस वक्त एक वाज़े जारियत हिंदुस्तान ने खुल्लम खुल्ला की थी, वो एक आइनी जारियत थी या लीगल डिप्लोमेटिक जारियत थी या लीगल जारियत थी। उस वक्त हमें सख्ती से उसका एक जवाब देना चाहिए। इस तनाज़ुर में अब आप क्या मशवरा देंगे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे मौजूदा हुकूमत को, ताकि पाकिस्तान के मफादात को ज़ख्म न पहुँचे? नहीं, आप अपना केस परसू करें। देखिए आज इशू है जो बॉर्डर ट्रीटी सस्पेंड हुई है, वहाँ इंडिया डिफेंसिव पे है, ठीक है, वहाँ पे आप उसको परसू करें कि भाई ये देखें ये एक ऐसा मुल्क है जो अवाम से पानी छीनना चाहता है। एक 60 साल का मायदा तोड़ उसने सस्पेंड कर दिया है कि नहीं, टूट गया ना, बहुत ऑपरेटिव नहीं है मायदा, चाहे उसके सराहत हो या ना हो इमीडिएट। और साथ साथ आप कहें कि देखिए हमारे मुल्क में वाक़यात होते हैं, हमारे पास सबूत भी हैं हिंदुस्तान के मुलव्वस होने के, उसके बावजूद हमने कभी इस किस्म की बात नहीं की। हिंदुस्तान कोई सबूत नहीं है, कोई जवाज़ नहीं है, और उन्होंने ये एक बड़े सीरियस इक़दाम। दो चीज़ आपने बताई, कश्मीर के इशू पे भी फोकस करना चाहिए कि नहीं? नहीं, वो तो हमेशा करना चाहिए, वो करना चाहिए। वो आपको अपना जो डिप्लोमेटिक स्टांस है वो आप हर जगह उसको फैलाते हैं, उस पर बात करते हैं, लेकिन वो आपको उसको उस में बरकरार रहना पड़ेगा आपको। बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, हमसे बात करने का। और वक्त हुआ हमारे आज के टेल एंडर का। टेल एंडर ये है कि पाकिस्तान ने आज से तकरीबन 30 साल पहले जब मोटरवे बनाई थी तो उस वक्त ज़ाहिर है पाकिस्तान ने भारत को हमेशा अपना दुश्मन समझा और भारत ने पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझा। तो जो मोटरवे बनाई गई उसके ऊपर ख़ास तौर पर प्लानिंग की गई कि जो जंगी तैयारे हैं वो भी उतर सकें
और वो आज तक पाकिस्तान को उसका एडवांटेज भी है। आप देख चुके होंगे मुख्तलिफ औकात में कि पाकिस्तान की JF-17, मिराज 2000 और कुछ चंद एक बार F-16 तैयारे भी मोटरवे की ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर उतर चुके हैं। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पे भी ये है और इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पे भी ऐसी पट्टी मौजूद है जहाँ पे जंगी तैयारे उतर सकते हैं, क्योंकि इन केस के अगर सरप्राइज़ करना हो दुश्मन को तो यहाँ से तैयारे उड़ाए भी जा सकते हैं और लैंड भी किए जा सकते हैं। इसी को देखते हुए इंडिया ने भी अब इसको फॉलो किया है और वहाँ गंगा एक्सप्रेस जो उत्तर प्रदेश में है, जिसकी लंबाई 594 किलोमीटर है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे इंडियन राफेल तैयारों ने उतरने की कोशिश की जो नाकाम हुई और जिसका फुटेज आजकल चल रहा है, आपने भी शायद देखा हो। और उसमें 3.5 किलोमीटर तवील पट्टी रखी गई थी जिसके बारे में ये दावा किया गया था कि दिन और रात को यहाँ पे तैयारे उतर सकेंगे, लेकिन जब उन्होंने ट्राई की तो वो उतर नहीं पाए। तो बताना सिर्फ ये था कि पाकिस्तान की तैयारी इस मामले में इंडिया के साथ हर लिहाज से मुकम्मल लग रही है। अल्लाह करे कि ये अगर ऐसा वक्त ना आए, लेकिन अगर ऐसा वक्त आए तो ऐसे ही साबित भी हो। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू पाकिस्तान भारत कशीदगी में अमरीकी एंट्री और उसके असरात हम बात करेंगे आदिल नजम साहब से, जो प्रोफेसर भी हैं और माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के, बॉस्टन में वो मुकीम हैं। और हमारा आज का हॉट इशू पाकिस्तान भारत कशीदगी में अमरीकी एंट्री, हमें ज्वाइन किया है आदिल नजम साहब ने, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के और प्रोफेसर भी हैं, सहाफ़ी भी रह चुके हैं और इनका बहुत नाम है अमेरिका में पाकिस्तान के मामला या दूसरे इंटरनेशनल मामला। आदिल नजम साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। यू मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और मैं बात करना चाह रहा था जो अमेरिका की एंट्री है, मार्को रूबियो ने दोनों ममालिक से बातचीत की है, वहाँ इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा है, उन्होंने 2-3 बातें बहुत आम और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड की हैं, उसको अगर आप डिकोड कर सकें हमारे लोगों के लिए। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जहाँ तक जो अगर पाकिस्तान का जो भी कसूर है उस पर पाकिस्तान भारत के साथ ताउन करे और भारत सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल करे, लेकिन इस तरह हैंडल ना करे कि एस्केलेशन ज़्यादा हो जाए। तो क्या वो भारत को विंक कर रहा है कि आप पाकिस्तान पे छोटा मोटा अटैक करना है तो कर लें, लेकिन ज़्यादा ना करें ताकि एस्केलेशन ना हो? और दूसरे पाकिस्तान को भी टैसिटली ये कह रहा है कि इंडिया के साथ ताउन करें किसी बात पे, हालांकि पाकिस्तान तो कह चुका है कि आप तहकीकात करवाएं गैर जानिबदार। बहुत शुक्रिया अफसार साहब, और आपने मेरे ख्याल में जो नुक्ते पकड़े हैं ये अहम हैं, क्योंकि जो पहला रिएक्शन था वो ज़रा बम्बास्टिक था दोनों तरफ से कि नहीं ये तो हमारे साथ है। मेरे ख्याल में एक मैसेज इसका ये है कि अमेरिका पढ़ना नहीं चाहता। अमेरिका ने ये जो आज का अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका है, वो हमने डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट से भी देखा कि अमेरिका जो है उसकी आइडियली वो इस झगड़े में पढ़ना ही नहीं चाहता। सो जैसे किसी और वक्त शायद होता है कि बड़ी जल्दी से हमें कोई रिएक्शन मिलता, ये एक रिलक्टेंट मैसेज है। और इट इज़ अगेन वही जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बात की थी कि यार ये लोग जो है ना हमेशा से लड़ते रहे हैं, अब ये खुद ही ठीक करें। लेकिन उसके साथ आई थिंक एक जो तशवीश वाली बात उनकी तरफ से है वो ये कि वो जो एस्केलेशन देख रहे हैं, वो जो गुफ्तगू देख रहे हैं, जितने हद तक देख रहे हैं, जो वॉर की एक हाइप देख रहे हैं, वो ज़रूर उनको तशवीश में ला रही है कि यार देखो आइडियली हम इसमें पढ़ना ही नहीं चाहते, लेकिन तुम इसका खुद कुछ कर लो। भारत की तरफ से ये बड़ा क्लियर है और मेरे ख्याल में सबसे बड़ी अहम चीज़ ये है कि जो एक पहले एक अजम्पशन थी कि भारत नैरेटिव देगा और दुनिया वो नैरेटिव मान लेगी, क्योंकि भारत की एक बड़ा मुल्क है, इकोनॉमिक है, उसकी एक कोई सोशल प्रेजेंस है और पाकिस्तान का क्रेडिबिलिटी का सपोजिटली कम है। तो एक अजम्पशन ये थी कि भारत जो कहेगा वो दुनिया मान लेगी। एक खबर इसमें ये है कि दुनिया उस तरह नहीं मान रही, और ये उसमें भी है। ये खबर नहीं है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ उन्होंने मान लिया। ठीक है, ये मैं एक तो करेक्शन करना चाहता हूँ। मैंने शुरू में कहा मार्को रूबियो ने टीवी इंटरव्यू में जो कुछ कहा है वो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने कहा, जिसका आपने बड़े अच्छे तरीके से बता दिया। मार्को रूबियो ने भी तकरीबन मिलती जुलती बात की है, लेकिन ज़्यादा वो वाज़ेह नहीं थी। अच्छा, ये जो आपने नैरेटिव की बात की है और जो अमेरिका अपने आप को अलग रख रहा है पाकिस्तान इंडिया टेंशन से, जिसका भारत में बहुत ज़्यादा तनकीद भी की जा रही है अमेरिका पर, ये नैरेटिव और ये इंडिया अमेरिका पर तनकीद, ये पाकिस्तान की एफर्ट की वजह से हुआ है या इसकी कोई और वजह है?
यार मेरे ख्याल में और वजह मतलब पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एफर्ट या मीडिया की? नहीं, इसकी एक जो सबसे बड़ी वजह है उसका ताल्लुक ना पाकिस्तान से है ना भारत से है। वो ये है कि दुनिया बदल गई है। हम बारी बारी कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो अगर हो रही है उसकी ये इम्प्लीकेशन है कि देखे ना, एक तो आपके इंटरनेशनल इदारे इस वक्त सब बिफर चुके हैं। आपने यूनाइटेड नेशन का कोई जिक्र ही नहीं सुना, इसलिए कि वो बेचारे गजा में कुछ नहीं कर सके कहने के बावजूद, तो यहाँ क्या करेंगे। दूसरा ये है कि जो एक हमारा अजम्पशन था कि एक बाइपोलर वर्ल्ड है, जो बड़ी पावर है वो चौधरी है और उसका काम है कि वो दुनिया को स्टेबल रखे। अमेरिका ने और ख़ुसूसन डोनाल्ड ट्रंप ने और इन तब्दीलियों की वजह से बेसिकली मैसेज ये है कि हम वो रोल अब उतना नहीं प्ले करना चाहते, ना यूक्रेन में करना चाहते हैं, ना गजा में करना चाहते हैं, और हर झगड़े में हम नहीं पड़ना चाहते। दैट डजंट मीन कि वो पड़ेंगे नहीं, मजबूरी होगी तो वो जरूर पड़ जाएंगे। एक तो इसकी ये वजह है। दूसरी ये वजह है कि इंडिया का नैरेटिव वैसे भी कमजोर हुआ, और दूसरी वजह कमजोर का मतलब एक तो ये है ना कि सबूत की बात है इसमें। दूसरा ये है कि जो मतलब उसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि रीसेंट चीजें हुई हैं, चाहे वो इंडिया की कनाडा में कार्रवाई हो, चाहे बरतानिया में कार्रवाई हो, चाहे अपनी माइनॉरिटीज के साथ हो, तो उन सारों की वजह से उनकी रेपुटेशन है वो हर्ट कर रही है। इसका हमें पता है कि जब रेपुटेशन हर्ट करती है तो कितनी कीमत देनी पड़ती है। तो एक दूसरी वजह ये। तीसरी जो एक वजह है, क्वेश्चन इज, अगर एक इजाजत दें, क्वेश्चन इज अगर ये मैं जो मैं कह रहा हूँ सही है, तो अब वो क्यों स्टेटमेंट आई है? एक स्टेटमेंट इसलिए आई है कि बॉयल बहुत ज्यादा हो गया। दूसरी जो वजह है वो है चीन। अमेरिका ये देखता है कि उनका तो सारा फोकस चीन पे। एक उनको शक डर ये है कि यार हमारा सबसे बड़ा जो एलाई है भारत, वो अगर इस एस्केलेशन में पड़ जाएगा तो जो हमारी गेम है चीन के साथ उस पर क्या पड़ेगा। दूसरा उनको ये डर है कि, या जरूर होगा कि इस सारी वजह के सारी सिचुएशन में पाकिस्तान चीन के इतना करीब ना पहुंच जाए कि हम उन्हें बिल्कुल वापस ही ना ला सकें। ठीक है। अच्छा, ये आपने वजूहत बहुत अच्छी बताई हैं, और ख़ास तौर पे जो आपने कहा कि इंडिया की अब वो रेपुटेशन नहीं रही उसके अपने कैरेक्टर की वजह से। कनाडा में, अमेरिका में जो उसने लोगों को कत्ल करवाया है, फिर माइनॉरिटीज़ के हवाले से ये फरमाइएगा कि जो ये जो अमेरिका का डिसइंटरेस्ट समझ लें या कम दिलचस्पी समझ लें इस खित्ते में या पाक भारत मामले में, क्या इससे अमेरिका को ये ख़तरा, वही जो आपने चीन की बात की है, तो ये बहुत अमेरिका के लिए भी ये एक अजीब सी सिचुएशन नहीं है कि अगर वो इंटरेस्ट कम लेगा तो चीन का तो डेफिनेटली रोल बढ़ जाएगा फिर इस खित्ते में, फिर अमेरिका क्या करेगा? बिल्कुल, देखिए ना, इसीलिए वो इसीलिए वो दे आर सेइंग समथिंग, क्योंकि दे डोंट वांट कि ऐसा बढ़ जाए कि फिर वो संभाल ना सके। सो ये जो है ना मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली बात, ये सारे फ्रॉम द यूएस पर्सपेक्टिव ये उसका ताल्लुक है। लेकिन अमेरिका खुद अभी कनाडा से भी पंगा ले रहा है, ग्रीनलैंड से भी ले रहा है। अमेरिकन पॉलिसी अब बड़ी क्लियर है कि हम सिर्फ वो काम करेंगे जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। गजा में भी जो उन्होंने कहा जी हम हमारा इंटरेस्ट ही है, राइट। सो वो दे विल गेट एक्टिवेटेड जब उनका इंटरेस्ट होगा, एज अपोज टू जो पहले होता था पाकिस्तान भारत में भी, कि एक एलाई होता था और उसका जब इंटरेस्ट होता था तो बड़ा चौधरी उसकी मदद करने को पहुंच जाता था। सो ये कॉम्प्लिकेटेड गेम है। मेरे ख्याल में आपका जो पहला एनालिसिस था वो दुरुस्त था कि अमेरिका चाहेगा ये कि हमें ना पढ़ना पड़े, और ये दोनों खुद किसी तरह था थोड़ा सा डी एस्केलेट कर दें। जो क्वेश्चन मार्क है, जो क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ा है वो ये है कि डी एस्केलेट का मतलब इंडिया के लिए क्या है और अमेरिका के लिए क्या। मतलब उसका ये कि देखें, जब कोई तीसरी पावर आती है खुसूसन बड़ी, तो उससे एक मौका ये मिलता है कि अगर फ्रीकैन डी एस्केलेट करना चाहें, ये खानदानों में भी होता है, आप किसी बुजुर्ग को ले आते हैं झगड़े में, उसका फायदा ये होता है कि अगर फ्रीकैन डी एस्केलेट करना चाहें तो उनको एक बहाना मिल जाता है। सवाल ये है कि क्या भारत डी एस्केलेट करने को तैयार है कि नहीं। पाकिस्तान तो बड़ा क्लियर है ना, पाकिस्तान तो खुद कहता है कि हम बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान तो खुद कहता है कि हम इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं। The only difference between the US and Pakistan position is कि पाकिस्तान कहता है इंडिपेंडेंट करो, अमेरिका कहता है तुम लोग आपस में करो। So the question is कि क्या भारत सीरियस है डी एस्केलेशन में? इस वक्त नहीं लगता कि वो सीरियस है, क्योंकि वरना तो उसने एस्केलेट ही ना किया। अच्छा,
बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि जो आखिरी ये मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि जो सिचुएशन है आपने बताई है, एक तो कि इंडिया की रेपुटेशन दुनिया में वो नहीं रही, उसकी कार्रवाइयाँ जो कनाडा, अमेरिका, बरतानिया, पाकिस्तान में हुई हैं और माइनॉरिटीज़ के हवाले से। दूसरा ये है कि उन्होंने कोई तहकीकात, कोई ऐसे सबूत नहीं दिए जिससे दुनिया उन पर एतवार करे, तो इन अ वे उसकी जो क्रेडिबिलिटी दुनिया में इस वक्त वो कम है। और दूसरा फैक्टर जो आपने वो भी आपने मेंशन किया कि अमेरिका ये नहीं चाहता, बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है कि पाकिस्तान चीन के बहुत करीब ना हो जाए और भारत भी बिल्कुल उनका जो की एलाय है अगेंस्ट चाइना वो भी बहुत नाराज ना हो जाए। ये एक चेस बोर्ड जो है, इसमें इन दोनों फैक्टर्स की मौजूदगी में आप पाकिस्तान को क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान को क्या इस सूरत हाल से अपना फायदा उठाने के लिए क्या करना चाहिए, अपना मफाद बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पहली दो चीजें, और मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान दोनों वो कर रहा है या हमें नजर ही आ रहा है कि वो कर रहा है। पहली चीज ये कि पाकिस्तान फर्स्ट, इन द सेंस के पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए कि अगर अमेरिका आता है या नहीं भी आता, तो अगर वो भारत की तरफ से कोई कार्रवाई होती है तो पहला काम हमें खुद ही करना पड़ेगा। एंड बाय एवरी इंडिकेशन जो हम सुन रहे हैं हुकूमत से, एस्टैब्लिशमेंट से, वो यही है। तो पहले तो ये है कि आप अपने उस पर उसके एक सेकंड तरीका ये चीज ये भी है, मैं हल्की सी बात करता हूँ कि हमें बहुत अब और ज्यादा जरूरी हो गया कि अपनी डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी को बेहतर करें, क्योंकि उसकी भी तो एक कॉस्ट होती है ना। इंडिया ने एक वो भी बहाना बनाया अमेरिका की तरफ से। दूसरा ये है कि जो मेन चीज पाकिस्तान कर रहा है उसको करते रहना चाहिए, मीनिंग कि रीजनेबल, मेजर्ड और सोबर। अगर हमारा मौकफ यह है कि भारत रीजनेबल नहीं है तो देन हमें रीजनेबल होना होगा, जो हम हो रहे हैं। हम बात करने को तैयार हैं, हमें बताओ किससे करनी है। हम इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार हैं, बताओ किधर करनी है। हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, चाहे वो हमारियां हो चाहे वो कहीं और हो। जो ये सारी वो बातें हैं जो पाकिस्तान कर रहा है। एंड सो आई थिंक कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बिल्कुल यही रखना चाहिए, बट बी प्रिपेयर्ड। ठीक, थैंक यू वेरी मच नजम साहब हमसे बात करने का। रीजनेबल, मेजर्ड एंड सोबर डिप्लोमेसी पाकिस्तान को कंटिन्यू करनी चाहिए जैसे वो कर रहा है इस वक्त, ताकि दुनिया को नज़र आए कि पाकिस्तान जो इंडिया जिस तरह पाकिस्तान को पेंट करना चाह रहा है, पाकिस्तान वैसा नहीं है, बल्कि अमन चाहता है इस खित्ते में, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन इट्स सेल्फ रिस्पेक्ट, सवरेनिटी एंड इंडिपेंडेंस। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल। और वक्त है हमारे आज के एडिटोरियल का। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी में नुमायां कमी नोट की गई है और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की अप्रैल की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक दहशतगर्द हमलों की तादाद में 22% कमी हुई है अप्रैल के महीने में, और हलाकों और ज़ख्मों की तादाद में 63% और 49% कमी हुई है। दहशतगर्दों की वाक़यात में, लड़ाई के वाक़यात में दहशतगर्दों के हलाक होने की शरह 73% रही, जबकि पहले ये बहुत कम होती थी। और अप्रैल में दहशतगर्दों ने 82 हमले किए। मार्च में ये तादाद 105 थी, 105 से कम होकर 82, और 203 दहशतगर्द बराह रास्त काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में मारे गए हैं। आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान से कोई बहुत बड़े वाक़े की किसी की खबर नहीं आई दहशतगर्दी की, अल्लाह का शुक्र है। और इसी तरह सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी पिछले माह की निस्बत बेहतरी रही है। और इन जो हमारे पास डेटा आया है उसके मुताबिक अप्रैल में गुज़श्ता 10 माह में सिक्योरिटी फोर्सेस की माहाना हलाकतों की सबसे कम तादाद रही, जबकि शहरियों की अमवात में भी नुमायां कमी देखी गई। टीटीपी को तारीख का सबसे बड़ा सिंगल ऑपरेशन नुकसान हुआ और उनका ख्याल था कि पाकिस्तानी फ़ौज भारत के बॉर्डर पर मसरूफ़ है, इसलिए उन्होंने दरअंदाजी की कोशिश की और फ़ौज की जानब से कार्रवाई में 71 दहशतगर्द मारे गए। और लेकिन उन्होंने तशद्दुद की नई लहर में अमन कमेटी के अरकान को निशाना बनाया गया, 13 अरकान की टारगेट किलिंग की गई। और खैबर पख्तूनख्वा में मार्च में 42 जबकि अप्रैल में 37 दहशतगर्द हमले हुए और दहशतगर्दों की हलाकतों में इजाफा 61 से 116 हो गई। और सिक्योरिटी फोर्सेस की अमात में कमी हुई, 19 से 7 हुई हैं। अप्रैल में दाइश या बलोच ग्रुपों ने भी कोई बड़ा दावा नहीं किया। सूबे से 4 मुश्तबा दहशतगर्द भी गिरफ्तार किए गए हैं। पंजाब में मार्च में 7 के मुकाबले में अप्रैल में सिर्फ 3 हमले हुए। 57% कमी पंजाब में भी ये की गई है। तो इससे लग रहा है कि जो इस वक्त कशीदगी है और पहलगाम के हमले के बाद जो कशीदगी शुरू हुई, उसके बाद पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी अलर्ट है और तमाम इदारे अपना काम काफ़ी मेहनत से कर रहे हैं, तो दहशतगर्दी के वाक़यात में भी कमी आई है। उम्मीद है ये ट्रेंड जारी रहेगा।
और पाकिस्तानियों के लिए इसमें से बेहतरी निकलेगी। इजाज़त चाहते हैं, गुड नाइट।